वेलकम बैक टू एडीपी स्टडीज। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th का जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग लाइट पढ़ेंगे, लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। लेक्चर फर्स्ट है हमारा। है तो देखिए लाइट क्या होता है, जैसे कि हम सभी लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। मतलब क्या है इसका, अंधेरे में लाइट नहीं है इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप उजाले में गए, मतलब जहाँ लाइट है वहाँ आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब कि लाइट ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। जहाँ ये है वहाँ हमें, जहाँ ये नहीं है वहाँ हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। मतलब लाइट एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, देख पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसे ही लाइट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का गुण होता है कुछ। तो प्रकाश के गुण के बारे में जानने के लिए देखते हैं, इसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश का गुण ये होता है कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है प्रकाश जो होता है। और इसका दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। सबको पता होगा ये प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। एक चीज, चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको संचरित होने के लिए, ठीक है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यम मतलब ये हो गया, जैसे ध्वनि, हम लोग ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं कि उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, हवा जो होता है बिना वायु के ये ध्वनि तरंगे हैं वो संचरित नहीं हो पाएंगी। मतलब ध्वनि के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये निर्वात में भी चल सकती है। मतलब कि ये हुआ कि प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश अब निर्वात में चल रहा है तो उसकी कोई ना कोई चाल होगी, प्रकाश की कोई ना कोई चाल होती है जिसमें ये चल सकता है, जिस चाल से ये चल पाता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक और चीज देख लेते हैं कि जो प्रकाश होती है वो गैस को छोड़ करके बाकी सभी माध्यम से क्या होती है, बाकी सभी तलों से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग जो देख पा रहे हैं उसी चीजों से प्रकाश परावर्तित हो पाती है, तभी हम देख पाते हैं। यदि नहीं हो पा रही है तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। मतलब गैस, देखिए गैस हम दिखाई नहीं देता, गैस के अणु हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब ये हुआ कि गैस से ये प्रकाश जो है ये परावर्तित नहीं हो पाती, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है वो गैस को छोड़कर सभी तलों से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश परावर्तित हो जाती है, समझा चुके ये है। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि प्रकाश जो होती है वो परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण आदि का गुण, ये जो होता है प्रकाश में क्या होती है, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण आदि का गुण पाया जाता है। मतलब ये सब प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती है प्रकाश के गुण में ये सब आती है। समझ आया सभी लोगों को? आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए समझते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे कि प्रकाश का किसी भी सरफेस से, प्रकाश का किसी तल से सरफेस से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब माध्यम भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और जो तल होना चाहिए, तल वो सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई सरफेस है, यदि इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आने के बाद ये क्या करेगी, ये माध्यम सेम होना चाहिए, माध्यम नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ये सरफेस से गई टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे आई किसी सरफेस से टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस जो ये आ रही हैं, जो ये किरणें आ रही हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट
ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरणें। ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरणें, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज। अब यहाँ पे हम लोग एक देख लीजिए, नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। एक नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है ये। तो देखिए ये एंगल बनेगा नॉर्मल से, ये जो इंसिडेंट रेज है वो एक एंगल बनाएंगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी नॉर्मल से एक एंगल बनाएंगी। तो इन सबका एक नाम होता है, जैसे इसको आई से डिनोट करेंगे, इसको आर से। तो आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ। और ये जो आर होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में बनता है, तो होता है आर। और आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। इसको बोलेंगे आपतन कोण हिंदी में, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण हिंदी में। देखिए यहाँ पे आपतन कोण। तो ये हो गया हमारा, कोई भी प्रकाश की किरण इंसिडेंट रेज आई और क्या हो गई, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्लेक्टेड रे के रूप में रिफ्लेक्ट होके यहाँ से इस पॉइंट से चली गई वापस उसी माध्यम में। तो इसे क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हमने खींचा, नॉर्मल के बाद से ये हमारा आई हो गया। जो नॉर्मल और जो हमारा इंसिडेंट रेज है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे आई बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसे आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाता है। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। मतलब इसी पॉइंट से ये आपतित हो रही है इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसे बोलेंगे आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो इसका डिफिनीशन यदि लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश का लौट जाने की घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? ये सब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो होना चाहिए एक माध्यम, इसका बदलना नहीं चाहिए। इसी माध्यम में ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। टकराने के बाद इसी माध्यम सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और ये तल भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा कि ये जो हमारा है इंसिडेंट रेज आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई या इधर चली गई, अंदर की ओर चली गई या बाहर की ओर चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आई तो इधर ना हो, इधर ना हो, अंदर की तरफ ना हो, ये उसी तल में होना चाहिए। ये जो बोर्ड वाला हमारा सरफेस है, इसी तल पे ये सब कुछ होना चाहिए, तल सेम होना चाहिए इसके लिए। समझ आ रहा है कई लोगों को? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो रिफ्लेक्शन है वो किस लॉ को फॉलो करता है, तो देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है, मतलब इंसिडेंट रेज जो होती हैं, यहाँ इंसिडेंट रेज आ रही थी, और जो ये रिफ्लेक्टेड रेज थी और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या था, एक ही तल में होना चाहिए था। हमने बता रखा है पहले कि एक ही तल में होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे आए बाहर निकल जाए या अंदर की ओर चला जाए। मतलब सरफेस सेम होना चाहिए, तल है सेम होना चाहिए। यही है हमारा पहला नियम इसका, कि आपतित किरण रेज नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो तीनों होती है इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या होती है, तीनों एक ही तल में होती है। क्या होती है, तीनों एक ही तल में होती है। समझ आ रहा होगा? बहुत समझाया क्यों नहीं समझाया आपको, एक ही तल में होती है। फिर से जो अगला इसका होता है, दो ही नियम होता है इसमें। तो दूसरा जो होता है हमारा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था हमारा आई, यहाँ पे हमने आई बनाया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था आर। आई एंगल, ये एंगल को दिखाता है ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा परावर्तन के नियम का, ये दूसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है हमारा इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम इसके आगे लेके आएंगे अगला मिरर